जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। जी हां दोस्तों, आपके ग्रुप डी एग्जाम में लगातार केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप में से बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुरुजी रासायनिक समीकरण हमारा कोई भी हो लेकिन उसको संतुलित कैसे किया जाए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आज के बाद आपका ये समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ध्यान देंगे कि जब हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण की, किसकी बात करते हैं? रासायनिक समीकरण की, तो हम सभी क्या कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और प्रतिफल होते हैं उसको जब उसके सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट किया जाता है तो वही क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एज ए एग्जांपल अगर हम लोग बात करें किसकी, कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तब ये क्या बना लेता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। मेरे मित्र यहाँ पे जो आप ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, एक्चुअली ये चीज़ आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बना लेगा, इसलिए आप यहाँ पे ये अभिक्रिया कह रहे हो। चूँकि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा तो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू बनाएगा, और वो प्रोसेस ही क्या है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया थी उसको कैसे रिप्रेजेंट करा? शब्द के सहारे रिप्रेजेंट करा। तो ये आपका क्या हो गया? तो सर ये हो गया हमारा शब्द समीकरण। क्या हो गया हमारा? शब्द समीकरण। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन के सिंबल के साथ यहाँ पे H2+Cl2 और फिर यहाँ पे क्या लिख देते हैं सर? HCl लिख देते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही थी उसको आपने सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट कर दिया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब क्या कि कोई भी आपका रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और जो पदार्थ बनता है उसको उसके संक्षिप्त नाम के सहारे लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं यानी कि जो केमिकल इक्वेशन होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला क्या होता है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा आपका होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा कौन सा होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इसी को हम लोग हिंदी में संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब सवाल ये है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समीकरण हमारा असंतुलित है और कौन सा हमारा संतुलित है? बड़ा ही छोटा सा रूल है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो, अगर हम लोग उसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका तीर चिन्ह का इधर वाला भाग और तीर चिन्ह का इधर वाला भाग। हमेशा ध्यान में रखना है कि तीर चिन्ह का जो इस साइड वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तीर चिन्ह का जो इस साइड वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और तीर चिन्ह के इस साइड वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। चला जी ध्यान में रखेंगे कि अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोला जाता है और प्रतिफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि तीर चिन्ह का इस साइड वाला भाग प्रोडक्ट कहलाएगा, तीर चिन्ह का इस साइड वाला भाग रिएक्टेंट कहलाएगा। सवाल ये है कि कैसे समझेंगे कि असंतुलित है या संतुलित है? तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारा रासायनिक समीकरण कोई भी हो, अगर उसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणुओं की संख्या समान है
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। परमाणुओं की संख्या समान न है तो हम लोग कहेंगे वो असंतुलित है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। न हो तो आप सभी लिख लेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण होता है, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। जब भी हम लोग असंतुलित की बात करेंगे क्या कहेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं होगी। लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा, तो आप कहेंगे अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान होगी। दोनों और परमाणु की संख्या क्या होगी, आप कहेंगे समान होगी। ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था किसके बारे में, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे तो एक इक्वेशन बनाया है, तो इस इक्वेशन से आप ये बता दो कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों और हम लोग परमाणु की संख्या को कैसे काउंट करेंगे। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, आप कहेंगे 2। यहाँ पे आपका क्लोरीन है तो क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2। और ध्यान देंगे कि इधर HCl में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 1, और क्लोरीन के कितने, तो आप कहेंगे 1। दोनों मिलके कितना हो गया, 2। ध्यान दीजिएगा कि अभिकारक के और जितने भी परमाणु हैं उन सभी का जो कुल योग होगा वो कुल परमाणु की संख्या होगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, अभिकारक के और क्लोरीन के 2, तो दोनों मिलकर के रिएक्टेंट साइड में कितना परमाणु है, 4, जबकि प्रतिफल साइड में कितना है, आप कहेंगे 2। ये क्या कहलाएगा, आप कहिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसी रिएक्शन को H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू, या हम लोग 2HCl लिखें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या को काउंट करें तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 4। और इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, 2HCl है, मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे सर, तो सर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन होगा, मिलके कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर संतुलित रासायनिक समीकरण का है, तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या क्या है, समान है। मेरे मित्र आप सभी कह सकते हैं अब बड़े ही आसानी से कि जहाँ पे भी असंतुलित रासायनिक समीकरण की बात की जाएगी हम लोग कहेंगे अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे बात की जाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण की तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान होगी। ध्यान में रखिएगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है, तो आप कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली समीकरण बोला जाता है, यानी कि स्केलेटल इक्वेशन बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे आप सभी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करना क्यों चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि पूरे केमिस्ट्री में असंतुलित रासायनिक समीकरण का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब भी हम लोग केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे तो किसकी बात करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। आप कहेंगे सर ये तो इम्पोर्टेंस की बात हो गई, बट इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न है सर द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। और हम सभी कहते भी हैं कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को या फिर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है किस नियम के पालन के लिए, तो आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो हमारा, उसमें जो पदार्थ का द्रव्यमान है उसमें ना तो कोई लॉस होगा और ना ही कोई गेन होगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक डालेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, प्रतिफल भी बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है या किस लिए किया जाता है, तो आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए किया जाता है।
असंतुलित रासायनिक समीकरण को और किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे कंकाली समीकरण के नाम से जाना जाता है। सवाल ये है कि गुरुजी जो हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा उसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? तो मेरे मित्र एक बड़ा ही आसान सा मेथड है असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, और वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको अनुमान और संतुलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं, या अनुमान और संतुलन विधि कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अपने अनुमान से कुछ कोफिशिएंट, कुछ गुणक का प्रयोग करते हैं और अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या को समान करने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक के समीकरण तक जाएंगे ताकि चीज़ें बिल्कुल ही आपका क्लियर हो जाए। ध्यान देंगे। पहला समीकरण अभी जस्ट हम लोगों ने जो देखा है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे H2 + Cl2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? आप कहेंगे HCl बना लेगा। तो क्या ये समीकरण आपका संतुलित है? आप कहेंगे नहीं सर, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। क्या है ये? असंतुलित है। इसी को क्या कहेंगे? कंकाली समीकरण कहेंगे। करना क्या है? संतुलित करना है। कौन सा मेथड अपनाएंगे? आप कहेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाएंगे। क्या करेंगे इसमें? तो अनुमान द्वारा हम लोग तत्वों या फिर यौगिकों के आगे में कुछ कोफिशिएंट का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो नियमता क्या होना चाहिए? तो सर प्रतिफल साइड भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही आसान है, यहाँ पे आप 2 लगा दो, ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बिल्कुल हो गया सर। ध्यान देंगे। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोग Mg की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं, Mg की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ कराते हैं, तो ये क्या बना लेता है? तो सर MgCl2 बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है, और साथ ही साथ क्या होता है? हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होता है। सवाल ये है कि गुरुजी यहाँ पे ये समीकरण हमारा संतुलित है या असंतुलित है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये आसान है, चेक करना। हम लोग अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या को काउंट करेंगे। तो काउंट कीजिए सर। मैग्नीशियम के कितने परमाणु? 1 परमाणु। यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन के 1 परमाणु, क्लोरीन के कितने? 1 परमाणु। टोटल कितने हो जाएंगे अभिकारक साइड? आप कहेंगे 3 परमाणु हो जाएगा। प्रतिफल के साइड आएंगे तो मैग्नीशियम के 1 परमाणु है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे सर 5 हो गया। क्या बराबर है? आप कहेंगे नहीं बराबर है, समीकरण असंतुलित है। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो जब भी हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करेंगे तो पहला चीज़ करेंगे कि उस समीकरण को हम लोग एक बार और अपने से लिख लेंगे। लिख लिया सर, Mg + HCl रिएक्ट करके MgCl2 बना लिया। और पहला चीज़ तो हम करेंगे कि ये समीकरण को एक बार लिख लेंगे। लिखने के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि समीकरण में सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। आप कहेंगे सर इस समीकरण में सबसे बड़ा कंपाउंड MgCl2 नज़र आ रहा है। तो मेरे मित्र इसी बड़ा कंपाउंड को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बाकी के जितने भी आपका तत्व या अलग अलग कंपाउंड होंगे वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होते चला जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि सर इसमें बड़ा कंपाउंड हमारा MgCl2 है, तो ज़रा सा इस पे आप गौर फरमाएंगे तो मैग्नीशियम के 1 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। इधर आपका अभिकारक साइड क्लोरीन के तो 1 ही परमाणु है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको 2 करना होगा। चला जी, अगर यहाँ पे हम 2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। अब आप एक बार जोड़ लीजिए, मैग्नीशियम 1 परमाणु, तो इधर भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु है सर। अब देखिए कि इधर आपका हाइड्रोजन 2 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन 2 परमाणु। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आपने 2 लगाया है तो क्लोरीन कितना हो गया? गुरुजी 2 हो गया। और इधर भी क्लोरीन कितना है? चला जी 2। जोड़िए 2 2 4 1 5। टोटल परमाणु की संख्या इधर कितनी हो गई? 5। और इधर जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5। आप क्या कहेंगे? अभिकारक एंड रिएक्टेंट दोनों साइड में क्या है? तो सर इक्वल परमाणु की संख्या है। दैट्स वाई ये हमारा समीकरण क्या कहलाएगा? सर संतुलित कहलाएगा, यानी कि बैलेंस्ड कहलाएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस करने का यही तरीका है। पहले हम लोग क्या करेंगे? तो पहले हम लोग एक बार असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिख लेंगे। चला जी, उसके बाद देखेंगे क्या कि उसमें बड़ा कंपाउंड कौन सा है। बड़ा कंपाउंड के जो कंपोनेंटल फैक्टर होंगे, मतलब उसमें जो अलग अलग तत्व होंगे
उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बाकी के सब ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। आप कहेंगे सर ये दोनों तो बड़ा ही आसान था, कुछ और जटिल कंपाउंड हो तब कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाए। जैसे आप सबों को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 और H2O एक दूसरे के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, यानी कि अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है। आप कहते हैं कि गुरुजी ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 बना लेता है और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी कि O2 रिलीज होता है। सवाल ये है कि गुरुजी इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको एक बार समीकरण को लिख लेना है अपने सुविधा के लिए। क्या है, तो CO2 प्लस H2O रिएक्ट करा, क्या बनाया, C6H12O6 प्लस O2 बनाया। मेरे मित्र, लिखने के बाद जो सेकेंड स्टेप आपको करना है वो क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी सेकेंड स्टेप में हम लोग जो बड़ा कंपाउंड होता है, जटिल कंपाउंड होता है, उसको चूज करेंगे। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ये जो ग्लूकोज है ये हमारा बड़ा कंपाउंड नजर आ रहा है इस पूरे समीकरण में। बिल्कुल सर, ध्यान देंगे कि इस ग्लूकोज में कार्बन के कितने हैं मॉलिक्यूल्स, आप कहेंगे 6 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, आप कहेंगे 12। ऑक्सीजन के कितने हैं, आप कहेंगे 6। तो ये तो आपका प्रतिफल साइड है ना। अभिकारक के साइड आइए आप, तो अभिकारक के साइड आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कार्बन तो 6 है, सॉरी कार्बन तो 1 है हमारा, इसको क्या करना होगा, तो यहाँ पे प्रतिफल साइड 6 है तो हमको 6 करना होगा, तो यहाँ पे हम 6 लगा देते हैं। जैसे ही आप इधर 6 लगाएंगे तो आपका कार्बन तो 6 हो गया, कार्बन कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमको ये देखना होगा कि क्या प्रतिफल साइड ऑक्सीजन 12 है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिफल साइड तो ऑक्सीजन जो है वो 6 ही है। तो सवाल ये है कि अब इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे ग्लूकोज में ऑक्सीजन आपका 6 है, लेकिन यहाँ पे भी आपका क्या है सर, ऑक्सीजन है। तो अगर हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे 6 कर दें तो आपका 6 दूना 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 दूना 12 ऑक्सीजन, बात बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन 6 है तो प्रतिफल साइड तो टोटल हमारा ऑक्सीजन 18 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि उसको कैसे बराबर किया जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे तो आपने सिर्फ कार्बन को बैलेंस करा था, यानी कि कार्बन आपका इधर 6 था और इधर आपको 6 लाना था, आपने 6 लगाया तो ऑक्सीजन 12 हो गया, आपने झट से यहाँ पे 6O2 कर दिया, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन आपका 12 है, ये भी तो आपको ठीक करना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे सर, यहाँ पे अभिकारक साइड हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे हम 6 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 और साथ में यहाँ पे जो पहले एगो ऑक्सीजन था अब ये 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जैसे ही प्रतिफल साइड हमारा 6 ऑक्सीजन होगा, इधर वाला ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। गौर से देखिएगा, आपका समीकरण बैलेंस हो चुका है। कैसे, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका कार्बन 6, साथ ही ऑक्सीजन कितना 12। चलिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 6, तो 12 12 24 और 24 और 12 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 36। अभिकारक के साइड टोटल परमाणु आपका 36 हो गया। यहाँ आइए चला जी, यहाँ पे आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, अब बाकी तो आपने पहले से लिख रखा है, तो 12 12 24 और 24 और 12 36, दोनों और परमाणु की संख्या समान हो गई, आपका समीकरण संतुलित हो गया। अब आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Al2SO4 होल 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब ये AlCl3 बना लेता है और साथ ही साथ क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बना लेता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए, समस्या यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे तो आपको ये कंपाउंड क्या आएगा, सर जटिल नजर आ रहा है। तो मेरे मित्र पहला स्टेप क्या करना है, समीकरण कोई भी हो, पहला स्टेप क्या करना है, पहले उसको लिख लेते हैं सर कि BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, AlCl3 बना ले रहा है।
साथ में बेरियम सल्फेट BaSO4 बन रहा है। क्या कहिएगा कि गुरुजी लिख लिए, पहला काम पूरा हो गया, दूसरा का काम क्या करना है चेला? आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरा का काम करना है कि जटिल कंपाउंड कौन सा है उसको देखना है। तो हम कहेंगे ये जटिल है हमारा। अब इसमें देखिए कि एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं? आप कहेंगे 2। लेकिन आप जब प्रतिफल साइड आएंगे तो एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं? 1। तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? अभिकारक और प्रतिफल दोनों और एल्युमिनियम की संख्या समान हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन मेरे मित्र जैसे ही आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्लोरीन आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर क्लोरीन तो हमारा 3 पहले से था, 2 आपने यहाँ पे लगा दिया तो क्लोरीन हमारा 6 हो गया। इधर आप आएंगे तो क्लोरीन आपका कितना है? 2 है। तो 6 करने के लिए क्या कीजिएगा? आप कहेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए। जब आप 3 लगा दिए तो क्लोरीन आपका तो 6 हो गया, लेकिन बेरियम कितना हो गया? आप कहेंगे 3। भाई मेरे प्रतिफल साइड बेरियम कितना है? आप कहेंगे सर एक ही प्रतिफल के साइड बेरियम है। तो मेरे मित्र यहाँ पे भी आप 3 लगा दीजिए ना, तो आपका क्या हो गया? सर 3 बेरियम उधर और 3 बेरियम इधर। आप कहेंगे सर क्या ये बैलेंस हो गया? मेरे मित्र आप चेक कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बेरियम के 3 परमाणु, क्लोरीन के कितने हो जाएंगे? तो सर 2 पहले से था, 3 आपने लगा दिया तो 3 दूना 6, तो क्लोरीन के 6 परमाणु। ध्यान देंगे यहाँ पे कि एल्युमिनियम के कितने परमाणु हो जाएंगे? आप कहेंगे 2 हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देंगे SO4 का होल 3 है। क्या है सर? SO4 का होल 3 मतलब ये हुआ कि सल्फर का 3 परमाणु, सल्फर का 3 परमाणु और होल है ना सर, तो O4 का, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12। टोटल जोड़िए, 12 3 15 2 17, 17 3 20, 6 कितना हो जाएगा? 26। 26 परमाणु आपका अभिकारक के साइड आ गया। अब चलते हैं हम लोग प्रतिफल के साइड। तो यहाँ पे आपका 2 एल्युमिनियम का है, क्लोरीन का कितना? आप कहेंगे 6, बेरियम का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3, तो सल्फर भी कितना होगा? आप कहिएगा 3। ऑक्सीजन कितना होगा? आप कहेंगे सर O4 है, तो ऑक्सीजन हमारा 12 हो जाएगा। 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 6 26। दोनों और कितना है सर? तो 26 परमाणु है। मतलब ये हुआ कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, हमारा इक्वेशन संतुलित हो गया। तो यही तरीका है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। समीकरण कोई भी हो आपका, पहले एक बार उसको लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि जटिल कंपाउंड कौन सा है, उसके तत्व या उसके परमाणु को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों और बैलेंस करते जाएंगे जटिल कंपाउंड के तत्वों या परमाणुओं को, आपका जो अगला तत्व या परमाणु होगा या यौगिक होगा वो अपने आप बैलेंस होते चला जाएगा। आप कहेंगे सर इसको भी हमने समझ लिया, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल हो जाते तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता। आइए कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला समीकरण है वो है कि Fe जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तब ये Fe3O4 और साथ ही साथ हाइड्रोजन बना लेता है। तो अगर आपको इसको बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी पहले तो हम लोग एक बार समीकरण को लिख लेंगे, Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2। क्या कीजिएगा? आप कहेंगे सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि हमारा बड़ा कंपाउंड कौन सा है, तो आप कहिएगा ये वाला है। क्या है सर? Fe3O4। क्या देखना है कि इसमें फेरस लोहा के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। प्रतिफल साइड में है ना, आना कहाँ पे है? अभिकारक के साइड। क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे अभिकारक साइड में लोहा एक ही है, तो क्या कीजिएगा? यहाँ पे 3 लगा दीजिएगा। 3 लगा दिए तो लोहा 3 गो हो गया। इधर भी आपका लोहा कितना हो गया? 3 गो हो गया। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 गो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो आप कहिएगा गुरुजी यहाँ पे तो ऑक्सीजन जो है वो हमारा एक ही है, तो ये कैसे बैलेंस होगा? तो चला जी यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। आप कहेंगे हाइड्रोजन में तो लोचा हो जाएगा, कोई लोचा नहीं होगा चिल्ला। यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन 4 हुआ तो हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पे 2 गो तो पहले से है, 4 यहाँ पे लगा देंगे सर, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन ना हो जाएगा। अब आप जोड़ के देखिए परमाणु, लोहा का 3 गो, हाइड्रोजन का 8 गो, ऑक्सीजन का 4 गो, तो 8 4 12 3 15। इधर आइए तो आपका लोहा का 3, ऑक्सीजन का 4, तो 4 3 7, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना? आप कहेंगे सर 8, तो इधर परमाणु कितना हो गया? 15। दोनों और क्या है सर? 15 परमाणु। मतलब समीकरण हमारा संतुलित हो गया। मेरे मित्र संतुलित समीकरण को करने में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस जो समीकरण दिया है उसको एक बार लिखेंगे,
फिर क्या करेंगे, तो फिर जो जटिल कंपाउंड है, जो बड़ा कंपाउंड है, उसको पकड़ेंगे और उसमें जो तत्व हैं उसको बैलेंस करते जाएंगे। हमारा अभिकारक और दोनों ओर प्रतिफल दोनों ओर जो है परमाणु की संख्या अपने आप समान होता चला जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि एल्युमिनियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Al2SO4 प्लस हाइड्रोजन बनाता है। सवाल ये है कि गुरुजी इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो चला जी, पहले क्या करेंगे, एल्युमिनियम प्लस H2SO4 और Al2SO4 प्लस H2 को एक बार हम लोग लिख लेंगे। लिख लिए, क्या करेंगे, तो सर बड़ा कंपाउंड पकड़ेंगे। कौन सा होगा, आप कहेंगे Al2SO4 क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम के यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो क्या कीजिएगा, आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर एल्युमिनियम की परमाणु संख्या तो समान हो गई, 2 एल्युमिनियम दोनों तरफ हो गया। लेकिन मेरे मित्र अगर आप बात करेंगे SO4 की, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका तो होल 3 है, यानी कि सल्फर के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के कितने होंगे, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन 4 ब्रैकेट में है, 3 होल 3 है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका सल्फर का सर एक ही परमाणु है, सॉरी एक ही आपका मॉलिक्यूल्स है SO4। आप क्या कीजिएगा कि गुरुजी इसको हमको 3 सल्फर और ऑक्सीजन 12 करना होगा, तो यहाँ पे 3 लगाना होगा। आप कहेंगे सर 3 लगाने से सल्फर 3 और ऑक्सीजन 12 तो हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो चला जी 3 दूना कितना होता है, आप कहेंगे 6, तो 3H2 लगा दीजिए ना। अब परमाणु जोड़ लीजिए, एल्युमिनियम इधर आपका 2 हो गया और इधर आपका हाइड्रोजन 6, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, 12 3 15 6 21 2 23, टोटल परमाणु 23। इधर देखते हैं कितना होता है, एल्युमिनियम आपका 2 और सल्फर आप कहेंगे 3, ऑक्सीजन 4 तिया 12 और इधर आपका हाइड्रोजन 6, तो 12 6 18, 18 3 21 2 23, दोनों और परमाणु की संख्या समान है, मतलब समीकरण हमारा संतुलित हो गया। तो मेरे मित्र इस टाइप से जितने भी इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, मेरे ख्याल से आप उसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती है कि गुरुजी कभी कभी हमको कोई केमिकल इक्वेशन दे देता है और पूछ देता है कि इसमें कौन सा तत्व जो है वो कितने मात्रा में लगेगा। जैसे कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 और H2O एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये ग्लूकोज और साथ ही साथ क्या बना लेता है, ऑक्सीजन बना लेता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की बात की गई, आगे आपका कोई भी रिएक्शन हो सकता है। जैसे अगर हम इसी रिएक्शन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर Fe लोहा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लोहा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी, तब आप क्या करेंगे। तो मेरे मित्र सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखेंगे, जब भी आपको किसी समीकरण के रिगार्डिंग इसमें कितने अनुभाग लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले उस समीकरण को संतुलित कर लेंगे और फिर आप ये बता देंगे कि इसमें कितना मॉलिक्यूल्स अणु जो आपका दिया हुआ है वो भाग लेगा। आप कहेंगे कैसे, तो भाई मेरे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का असंतुलित समीकरण है, इसको हम संतुलित कर लेंगे। संतुलित कीजिएगा तो 6CO2 प्लस 6H2O 6H12O6 प्लस 6O2, ये आपका क्या हो गया, आप कहेंगे संतुलित हो गया। अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है इसका, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 अणु वाटर का क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर Fe H2O के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बना लेता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, तो इस अभिक्रिया में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे। जैसे ही इस टाइप का प्रश्न आएगा पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण को संतुलित कर लेंगे। अभी जस्ट आपने संतुलित करना सीखा है, क्या कहिएगा, पहले तो लिख लेंगे सर Fe प्लस H2O जब रिएक्ट करेगा तो ये Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बना लेगा। आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे आपने संतुलित किया है, तो हम कह देंगे इधर 3 लग जाएगा और यहाँ पे जो है वो 4 लग जाएगा
और यहाँ पे इधर आएंगे तो Fe3O4 तो सेम रहेगा और हाइड्रोजन के साथ 4 लग जाएगा। चेला जी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि Fe प्लस H2O जब अभिक्रिया करता है तब Fe3O4 प्लस H2 बना लेता है, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने जब इसको संतुलित किया तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे संतुलित करने में वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि वाटर का 4 मॉलिक्यूल्स हो जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि लोहा जब भी वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी, आप कहेंगे 4 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी, आप कहेंगे 4 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। तो मेरे मित्र, आपके ग्रुप डी एग्जाम में अगर रासायनिक समीकरण के संतुलित करने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, और दूसरा कोई समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स वाटर का, कितने मॉलिक्यूल्स अन्य पदार्थ का भाग ले रहा है। तो आप क्या करेंगे, दिए हुए समीकरण को संतुलित कर लेंगे और संतुलित करने के उपरांत जितना भी मॉलिक्यूल्स आपका अलग अलग कोफिशिएंट में लगाए होंगे उसको आप जो भी पूछेगा उस हिसाब से आप बता देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया। मेरे मित्र, अगर आप सारी चीज़ों को समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।